अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि जनाब आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, आपके दिन का आगाज़ बहुत बेहतर हुआ होगा और हमारे साथ ये जो 2 घंटे आपके गुजरने वाले हैं ये और भी ज़्यादा बेहतरीन गुजरेंगे इंशाल्लाह। हम भी कोशिश करेंगे कि हम अपने शो में ऐसी चीज़ों को या ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करें जो आपके लिए भी कारआमद साबित हो और हमारे लिए भी कारआमद साबित हो। आज हमने कुछ बात करनी है मनफी और जनाब मुस्बत रवैयों के हवाले से, क्योंकि मैं आजकल जो नोटिस कर रही हूँ अपने इर्द गिर्द और आप लोग भी आई नो कि नोटिस कर रहे होंगे कि जनाब हमारे इर्द गिर्द जो मनफी रवैये ना वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल करते जा रहे हैं। क्यों करते जा रहे हैं कि हम एक दूसरे को जो हमारे अंदर जो बर्दाश्त है ना वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। अगर कोई हमें कुछ चीज़ बोल देता है तो हम फ़ौरन से इस्लाह किए बगैर उसके ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं या लड़ना शुरू कर देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि अगर सेकंड पर्सन अगर हमें कुछ बोल रहा है तो हमारी इस्लाह के लिए बोल रहा होगा या हमारे अंदर जो बेहतरी लाना चाह रहा है वो हमारे लिए कितनी अच्छी चीज़ है, ये हम चीज़ नहीं सोचते हैं। और वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना वो इतनी ज़्यादा सोसाइटी में बढ़ती जा रही हैं और सिर्फ सोसाइटी को उसका नुकसान नहीं होता, सबसे पहले उस चीज़ का नुकसान उस मनफी रवैये का, उस मनफी सोच का, उस मनफी ख़याल का जो नुकसान होता है ना वो हमारी अपनी ज़ात को, हमारी अपनी शख्सियत को होता है। क्योंकि हम कभी भी फिर मुस्बत नहीं सोच पाते और हम हर चीज़ में से ना हमेशा फिर नेगेटिव चीज़ को ही पिक करते हैं। मतलब अगर एक सिचुएशन आ गई है तो हम उसमें मुस्बत सोचने के बजाय हम ये सोचेंगे कि अच्छा ये भी चीज़ हो सकती है, अच्छा ये भी चीज़ हो सकती है, अगर ऐसा ना हुआ तो ये हो जाएगा, अगर वैसा ना हुआ तो ये हो जाएगा। तो वो जो मनफी रवैया और मनफी सोच है ना वो बढ़ती ही जाती है, जिसकी वजह से आप एंजाइटी का शिकार होते हैं, आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं और आपके जो रिश्ते हैं ना वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको उनके ऊपर यकीन भी नहीं रहता है। जब हमेशा आप कंप्लेन करते रहेंगे या आपके पास कोई बैठेगा तो सिर्फ आप मनफी सोच का शिकार रहेंगे और मनफी बातें ही करेंगे। तो ये जो मनफी रवैये होते हैं ना सिर्फ आपको या सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, आपकी ज़हनी सेहत आपको इमोशनली डैमेज करते हैं, आपको मेंटली डैमेज करते हैं और ऑटोमेटिकली फिर आप फिज़िकली डैमेज भी होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जितना हो सकता है ना हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना मुस्बत किरदार अदा करें इस सोसाइटी में भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी। जितना हो सकता है ना आप मुस्बत रहें। मुस्बत रहना इतना मुश्किल भी नहीं है। आपके ऊपर अगर एक चीज़, एक सिचुएशन आ गई तो आपने उसमें से कुछ पॉजिटिविटी निकालनी है और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा कह ले कि साइकोलॉजिकली हम इस तरह चल रहे होते हैं कि हम पिक कर सकते हैं। हमारे पास 2 रास्ते हमेशा मौजूद होते हैं और एक अंधेरे का रास्ता होता है, एक रोशनी वाला रास्ता होता है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने किस साइड पर जाना है। तो इसलिए हमेशा ये कोशिश करें कि हमने मुस्बत सोच के साथ अपने दिन का आगाज़ करना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और जब आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना शुरू करते हैं ना और पॉजिटिव सोच होती है हर चीज़ को लेके, तो आपके जो काम है ना, मैं ख़ुद भी इस चीज़ की विटनेस हूँ कि आपके काम जो है ना वो ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। और आप ये करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके काम भी कितनी जल्दी सीधे होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह भी कहता है कि जिस तरह का मुझे गुमान करोगे और उसी तरह का पाओगे। तो इसलिए अगर अच्छा सोचेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो आज का ये पैगाम था कि आपने जनाब अच्छा सोचना है, मुस्बत सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो हम भी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। माँ इस कायनात की सबसे खूबसूरत हस्ती है और जिसका मुतबादिल ना तो कोई था और ना ही कोई हो सकता है और इसका नेमुल बदल ना ही आएगा। माँ का अपने बच्चे से मोहब्बत का इजहार ऐसा है कि वैसा है या फिर कैसा है। कई कलमकार आए, उनके कलम से माँ की अज़मत पर बहुत कुछ लिखा गया। माँ की अपनी औलाद के लिए किसी कुर्बानी का जिक्र करना हो या अपनी औलाद के लिए इसकी बेहतरीन तरबियत नशोनुमा के लिए भाग दौड़ की बात हो, तो इस पर लाखों सुनहरे बाप लिखे जा सकते हैं। और एक माँ के लिए अपनी औलाद से मोहब्बत के हज़ारों रंग हैं, हज़ारों अंदाज हैं। इसके लिए उसकी औलाद चाहे एक दिन की हो या फिर 50 साल की हो, माँ की अपने बच्चे से मोहब्बत बेमिसाल होती है। अपनी औलाद के लिए उसके ये जुमले की मिठास ही काफ़ी है कि ये अभी तो बच्चा है,
और जब बच्चा पैदा होता है तो एक माँ के लिए उसकी सेहत ही अव्वलीन तरजीह होती है और बच्चे की पैदाइश के फौरी बाद माँ अपने दूध के ज़रिए उसकी बेहतरीन सेहत और भरपूर नशोनुमा का आगाज़ करती है। बच्चे की पहली ग़िज़ा माँ का दूध है और ये माशरती रिवायत बाद में है, इससे पहले ये इस्लामी अहकामात की बुनियाद भी है और इंतहाई अहमियत की हामिल ये शर्त भी है। यानी इस्लाम ने माँ को अपने बच्चे की मुनासिब सेहत के लिए उसे अपना दूध पिलाने का बाकायदा हुक्म दिया है और जदीद साइंस ने भी अपने सैकड़ों रिपोर्ट्स में माँ के दूध को बच्चे की इब्तदाई ग़िज़ा के तौर पर लाजमी करार दिया है। WHO की बात कर ली जाए तो उसके मुताबिक माँ का जो दूध है पीने वाले बच्चों की ना सिर्फ कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होती है बल्कि पैदाइश के बाद पहले 6 माह तक माँ का दूध पीने वाले बच्चे के ज़िंदा रहने के इम्कानात माँ का दूध ना पीने वाले बच्चे के मुकाबले में 14 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। और हर माँ की ये दिली ख्वाहिश होती है कि वो पैदाइश के फौरी बाद अपने बच्चे को इसका जो बुनियादी हक है वो ज़रूर दे, लेकिन बाज़ ख़वातीन मुख्तलिफ़ वजूहात की बना पर ऐसा नहीं भी कर पाती हैं। उनकी सेहत के मुख्तलिफ मसाइल इसकी वजह बन सकते हैं और पाकिस्तान में लैक्टेशन के शोबे को लेकर एक आगाही भी है ना वो बहुत ज़्यादा कम है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है और इस वजह से अक्सर माँ को ये इल्म ही नहीं होता कि वो किस तरीके से अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं। ये इस हवाले से वो कितनी उनके लिए ज़रूरी है। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि ये वीक चल रहा है ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से। तो आज हम जिक्र करने वाले हैं माँ की सेहत के हवाले से भी और बच्चों की सेहत के हवाले से भी और जो माँ का दूध है वो बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, कितनी अहमियत का हामिल है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं जो बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद और फ़ायदेमंद साबित होती हैं। तो इन स्टूडियोज़ में इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जो है वो मौजूद हैं। डॉक्टर समीना खुर्शीद हैं, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट है, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी हैं और प्रो स्कोप सर्जन भी हैं। डॉक्टर समीना आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम फाइन। और इनके साथ डॉक्टर शर्मीन यासीन ने भी हमें ज्वाइन किया है जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन है और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। डॉक्टर शर्मीन आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। सबसे पहले डॉक्टर समीना आप की तरफ आना चाहूँगी। आज से या कह लें कि इस पूरा वीक जो है ये मनाया जा रहा है ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से, कितना इम्पॉर्टेंट है माँ का दूध एक बच्चे के लिए, नौमौलूद बच्चे के लिए? एग्जैक्टली, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आपने इनिशिएटिव लिया और हमको इनवाइट किया और इस टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। बिकॉज़ पूरी दुनिया में 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में थोड़ी सी इन चीज़ों की डेफिशिएंसी है और मैस लेवल पे ये चीज़ें प्रमोट नहीं की जाती। माँ का दूध बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो न्यू बॉर्न बेबी है। अच्छा। इनिशियली तो ये लोग ये समझते हैं कि जो अक्सर मदर्स का कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास आती हैं और वो ये समझती हैं कि जो शुरू के जो दिन है उनमें जो फीड आ रहा है वो तो दूध नहीं है, दैट इज़ जस्ट ओनली अ पानी। वो कहती हैं जी ये पीले रंग का पानी है और इसको ज़ाया कर देना चाहिए, जबकि वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट है बेबी के लिए एंड दैट इज़ नोन एज क्लोस्ट्रम। और वो बेबी को लाजमी देना चाहिए और उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। शुरू में बेबी को थोड़ा सा टाइम लगता है, सकिंग करने में मुश्किल होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बेबी अपनी रूटीन मदर के साथ सेट कर लेता है। आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराएं, हर 2 घंटे बाद कराएं ताकि बेबी का टमी भी फुल हो और आपको भी सेटिस्फेक्शन हो। अब अगर इम्पॉर्टेंस की बात की जाए तो ब्रेस्ट मिल्क मदर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बेबी को फीड कराना और बेबी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बेबी को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करता है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर हम बात करें तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, IgM, वो तो बहुत ज़्यादा मेडिकल हो जाएगा कि अगर मैं उसकी डिटेल में जाऊँ, लेकिन ये बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। ये बच्चे को खांसी, ज़ुकाम, बुखार, छाती का इन्फेक्शन जैसे निमोनिया हो जाता है बच्चों को, न्यूबॉर्न निमोनिया बहुत ज़्यादा कॉमन है। डायरिया हो जाता है बच्चों को जो बॉटल फीड ले रहे होते हैं या कॉ मिल्क पे फ़ौरन से चले जाते हैं या फार्मूला मिल्क पे चले जाते हैं। ईयर्स के इन्फेक्शन हो जाते हैं बच्चों में। तो उन सारी चीज़ों से प्रिवेंशन का सबसे बेस्ट सोर्स ये है कि आप माँ का दूध पिए। और वैसे भी माँ का नेमुल बदल नहीं है और माँ के दूध का भी नेमुल बदल नहीं है। आप जितने मर्जी बाकी फार्मूला मिल्क लगा दे बच्चों को, बॉटल मिल्क लगा दे, लेकिन जो माँ के दूध के अंदर जो ताकत है ना वो किसी और चीज़ में नहीं आएगी। आपकी इम्यूनिटी उस तरह नहीं बन पाती है जिस तरह आप माँ का दूध अगर इस्तेमाल करते हैं या वो लेते हैं। अच्छा, दूसरा इस पर भी आऊँगी कि किस तरह आगे इसको बढ़ाना है और टेक्निक्स क्या होनी चाहिए
चाहिए, किस तरह इस चीज़ को स्टोर भी किया जा सकता है। मैं माँओं के हवाले से भी डॉक्टर शमीन आपसे जानना चाहूँगी कि जो माएँ दूध पिला रही होती हैं अपने बच्चों को, उनके लिए क्या कहेंगी, कौन कौन से उन्हें ग़िज़ा खानी चाहिए इस टाइम पीरियड में और किन किन ग़िज़ाओं से उन्हें अवॉइड करना चाहिए? बेसिकली होता ये है कि जो मदर है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए भी कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी को मिलें, और चाइल्ड के लिए भी बिल्कुल ज़रूरी है कि जो इन्फेंट्स हैं उनको हम लोग प्रॉपर जो है ना वो डाइट के थ्रू उनको सारी न्यूट्रिएंट्स मिलनी चाहिए। तो हम लोगों ने करना ये होता है कि जो फीमेल बॉडी है, जो मदर है, उसको एक्स्ट्रा कैलोरीज नीड उसकी होती है, ऑलमोस्ट 300 to 400 या 500 किलो कैलोरीज तक भी उसको एक्स्ट्रा नीड उसकी बॉडी की उसको कैलोरीज चाहिए होती हैं। उन कैलोरीज में उसने मेंटेन ये करना होता है कि अगर वो सुबह के टाइम दोपहर का खाना खा रही है, नाश्ता कर रही है और रात को खाना खा रही है, 3 अपनी वो मील्स ले रही है प्रॉपर, तो उसके अलावा ये देखना ये होता है कि जो उसको 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज हम लोग दे रहे हैं वो उसने स्नैक टाइम्स में अपनी पूरी करनी होती है। अब वो इस तरह से कर सकती हैं कि वो अपने अगर वो मीडियम साइज़ के एप्पल ले लें, बनानाज ले लें, प्लम ले लें, जिस तरह जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उनके थ्रू वो अपनी डाइट को जो है वो प्रॉपर मैनेज कर सकती हैं, जिसके अंदर आपने आयरन रिच फ्रूट्स लेने हैं, और अगर आप डाइट ले रहे हैं तो आपने प्रोटीन रिच डाइट आपने लेनी है। ऐसी प्रोटीन आपने लेनी है कि जो लीन मीट से आपको मिले, लेग्यूम से आपको मिले, बीन से आपको मिले, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं उससे आपको मिले। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मदर की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मदर अगर अपनी प्रॉपर डाइट पूरी प्रॉपर लेगी तो ही वो आगे उसको डिलीवर कर सकेगी बेबी में। तो सबसे मेजर और सबसे जो बात यही है कि हमने देखना है कि आयरन और कैल्शियम की जो सप्लीमेंट्स हैं, और जो हम लोग B12 जिसको हम कोबेलामाइन जिसको हम कहते हैं, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके विजन के लिए भी बहुत अच्छी है, जो आपका आगे जो है जेनेटिकली भी आपका ट्रांसफ़र होनी होती है, तो विजन के लिए अच्छी है, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है B12 जो सप्लीमेंट्स हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए तो ये आप कह लें कि आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है, साथ में आपकी स्किन को भी बहुत ग्लोइंग करती है, क्योंकि अक्सर मदर्स होती हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग के बाद या आफ्टर प्रेगनेंसी उनके जो है ना वो रिंकल्स बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए डाइट जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है फॉर बेबी एंड फॉर मदर एज वेल। एग्जैक्टली, मतलब खुद अगर माँ अच्छा खा रही होगी तभी वो आगे डिलीवर कर पाएगी ना। अच्छा, दूसरा जिस तरह मैं बात की थी डॉक्टर समीना कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है, मैंने हॉस्पिटल्स में भी ये कॉमन प्रैक्टिस देखी हुई है कि बच्चा पैदा हुआ है तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है तो डॉक्टर जो है फार्मूला मिल्क बता देते हैं, लिख के प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप बच्चे को ये बॉटल मिल्क लगा दें। तो वो जो फ़ौरन से बच्चा पैदा हुआ है उसको हमने फार्मूला मिल्क भी साथ लगा दिए, तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं बच्चे को? वो जैसे मैंने पहले बात डिस्कस की आपसे कि बेबी को जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें डॉक्टर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डॉक्टर्स जो हम रिकमेंड करते हैं, बीइंग अ गायनोकोलॉजिस्ट, जो मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि विद इन हाफ एन आवर ऑफ द डिलीवरी आप बेबी को अपना फीड कराएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी रीज़न की वजह से अगर माँ का सजेरियन हुआ है या कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो बेबी नर्सरी में शिफ्ट होता है डेफिनेटली, फिर पीडियाट्रिशियन के अंडर कवर उसको बॉटल फीड स्टार्ट किया जाता है। लेकिन उसमें भी कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर उस बॉटल फीड में दे भी रहे हैं तो आप फार्मूला मिल्क ना दें, मदर का मिल्क एक्सट्रैक्ट आउट करके और वो आप बेबी को फीड कराएं। लेकिन इफ़ ड्यू टू सम रीज़न फॉर द टाइम बीइंग अगर आपको देना पड़ता है तो दैट इज़ नेसेसरी फॉर द बेबी, उसके लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि अगर माँ में उतनी हिम्मत नहीं है या वो खुदा न खास्ता किसी वजह से ICU में चली गई हैं या ऑपरेशन हुआ है, नहीं है उसमें इतना स्टेमिना, तो फिर आप बेबी को उसको एक सपोर्टिव फीड दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही मदर रिकवर हो तो यू शुड गो फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग। मदर्स का भी ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि अगर बेबी बॉटल मिल्क पे लग गया है, फार्मूला मिल्क पे लग गया है, तो अब ज़रूरत नहीं है कि मदर फीड कराने की, एक ये भी यहाँ पर माइंडसेट बन जाता है। तो इस चीज़ को भी चेंज करना कितना ज़रूरी है? बिल्कुल, इसमें मदर्स की अपनी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर इसमें जो मदर्स को फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं तो आपका यूट्रस कंट्रैक्ट करता है, बच्चेदानी कंट्रैक्ट करती है, उससे ब्लीडिंग कम होती है, और जब ब्लीडिंग कम होती है तो आपके जो अनीमिया है वो डिक्रीज़ कर जाता है, यानी आपके जो खून की कमी है वो नहीं होगी आपके अंदर। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मदर्स में ये नेचुरल बर्थ स्पेसिंग, आप अगर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं 2 साल तक, जैसे आपने भी बात की कि इस्लाम में भी यही है कि हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराएं, हर 2 घंटे बाद अगर कोई मदर्स ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो वो एक नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन भी आ जाता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक वक्फे का एक नेचुरल मेथड है कि नेक्स्ट बेबी प्लान ना हो। बट मैं इस चीज़ को पेशेंट्स को डेफिनेटली गाइड करती हूँ कि दिस इज़ नॉट ए 100% मेथड। आप इसके ऊपर बिल्कुल 100% ट्रस्ट नहीं करें, रिलाई नहीं करें।
you should use other method of contraception as well, because जो हमारा data है for illegal abortions that is 75%, और हम बहुत एक 100 के करीब पहुंचने वाले हैं, और उसमें बहुत सारी अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज़ की रीज़न यही है कि मदर्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग कोई कॉन्ट्रासेप्शन लोग यूज़ नहीं करते, और उसकी वजह से वो कंसीव कर जाते हैं, क्योंकि आप उतनी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड जितना आप सोच रहे होते हैं उतने नहीं करा रहे होते, तो यू शुड यूज़ सम अदर मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन एज वेल। ये जो ब्रेस्ट फीडिंग की कोई टेक्निक्स भी होती है? डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग को प्रॉपर, अगर आप एक तो मदर्स जो कॉम्प्लिकेशंस के साथ आती हैं आप मतलब ब्रेस्ट फीडिंग वाले टाइम पीरियड में कि ब्रेस्ट इनगॉर्ज्ड हो गए, बहुत हेवी हो गए, उसमें पेन शुरू हो जाती है मदर्स को, या फिर क्रैक हो जाता है निपल, कॉम्प्लिकेशंस बन जाती हैं, एप्सिस बन जाते हैं, मेस्टाइटिस हो जाता है जिसको हम यानी छाती के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग की जो टेक्निक है दैट शुड बी प्रॉपर। उसमें आपने बेबी को जब भी फीड कराना है तो एक तो अपना पोस्चर सबसे ज़्यादा अच्छे रखें। बहुत सारी ख़वातीन बेंड होके बिल्कुल बेबी के ऊपर झुक के फीड कराती हैं, टायर्ड हो जाती हैं, अपने भी मसल्स में फटीग, और दूसरा बेबी को भी हाइपॉक्सिया हो जाता है। अक्सर इस तरह के भी इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं कि बेबी की नोज़ ब्लॉक हो गई मदर की ब्रेस्ट से। मदर समझिए कि न्यू मदर्स दे थॉट के जी बेबी फीड कर रहा है एंड द बेबी इज़ एक्सपायर्ड, और ये हमारे पास इस तरह के भी केसेस आते हैं। तो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। जब भी आप बेबी को फीड कराएं, आप स्ट्रेट होके बैठें, बेबी को अपलिफ्ट करें, नीचे पिलो रखें या कोई भी चीज़ जिससे बेबी थोड़ा अपलिफ्ट हो जाए आपकी ब्रेस्ट के लेवल के ऊपर, और ब्रेस्ट को होल्ड करें ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। बेबी की नोज़ ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, और जस्ट ओनली द निपल शुड नॉट बी इन द माउथ। आपका पूरा एरोला ब्लैक पोर्शन होना चाहिए ताकि बेबी उसको क्रश ना कर दे, और वो क्रश कर देता है तो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, फिर वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाते हैं और पेशेंट एक मिजरेबल कंडीशन में चले जाता है। इसलिए छोटी छोटी सी मेरे ख्याल से टेक्निक्स हैं जिनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर शर्मीन, आपकी तरफ आऊँगी। फूड के हवाले से हम बात कर रहे थे, मदर्स की फ़ूड की। जो वेजिटेरियंस हैं जिन्होंने गोश्त नहीं खाना है और उन्होंने अवॉइड करना है, किसी को स्मेल आती है, किसी को कोई दिल ख़राब होता है बहुत सी ख़वातीन का, तो उनके लिए क्या कहेंगी, किस तरह की उन्हें डाइट लेनी चाहिए अगर वो वेजिटेरियन है? तो अगर वेजिटेरियन है तो उनके लिए लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल्स अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती हैं, लेकिन समहाउ इस तरह होता है कि आप पूरे न्यूट्रिएंट्स वेजिटेबल्स से नहीं ले पाते हैं। ऑब्वियसली प्रोटीन आपको नहीं मिल रही होती है, आपको आयरन नहीं मिलती, विटामिन B12 जो मैंने आपको बताया था वो आपको प्रॉपर नहीं मिलता, विटामिन D आपको नहीं मिलता। तो इसके लिए कुछ सप्लीमेंट्स होती हैं जो कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कहलाती हैं। उसको आप मेडिसिन कह लें या आप उसको पिल्स कह लें, लेकिन वो न्यूट्रिशनल होती हैं। अच्छा। अब उन सप्लीमेंट्स को आप इस तरह से कंटेन कर सकते हैं कि उसका एक बेसिक आप टाइम लेते हैं, आप डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करते हैं, और फिर आप वो जो जिस तरह मैंने आपको विटामिन्स के सप्लीमेंट्स बताए हैं उनके अंदर बाकी मिनरल्स भी आपको मिल जाते हैं। ऑब्वियसली प्लांट बेस्ड जो आप डाइट ले रहे होते हैं तो वो आपके लिए इतनी हेल्पफुल नहीं रहती है। हाँ। तो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो मैंने आपको बताया कि एक्सेस रिक्वायरमेंट उसकी चाहिए होती हैं कैलोरीज की, उनको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उनको ये कहते हैं कि वो सप्लीमेंट्स जो है ना वो उनकी ले लें। तो अब जैसे चूँकि विटामिन जो B12 है वो आपको सिर्फ मिलता ही प्रोटीन उससे एनिमल सोर्सेज से मिलता है, तो एनिमल सोर्स ही जब आप नहीं ले रहे होंगे तो आपकी वो रिक्वायरमेंट किधर से बॉडी की पूरी हो जाएगी। तो जो विटामिन B12 है और इसके अलावा जो योगर्ट है, योगर्ट भी बहुत एक अच्छी चीज़ है। अगर आप उसको देखेंगे, आप बैक्टीरिया आपके और बेबी के जो गट हेल्थ है या उसके लिए भी बहुत अच्छा है, और बेबी के जो स्टमक जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको भी कम करने में ये मदद देता है। अच्छा, बहुत से ख़वातीन कहती हैं कि हम लोग योगर्ट खाते हैं, इस तरह की कोई चीज़ ठंडी खाते हैं तो एक तो हमें तो कुछ नहीं होता, लेकिन बेबी जब ब्रेस्ट फीड कर रहा होता है तो उसकी छाती जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है या उसको कफिंग होना शुरू हो जाती है, तो ये भी मसला आता है। उसके लिए फिर क्या करें वो? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि कुछ मदर्स होती हैं उनको इस चीज़ की क्रेविंग भी नहीं होती और उनको ये वो अवॉइड भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करती हैं। तो इसके लिए ये होता है कि आपने पोर्शन को कंट्रोल करके खाना है। एक तो आपने लेना है 8 आउंस के करीब आपने उसको लेना है, और 227 ग्राम्स आपकी ये बेसिक नीड है। अगर आप इसको लेती हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर डेयरी प्रोडक्ट्स को देखा जाए, जिस तरह चीज़ आ जाती है या मिल्क आ जाता है, उससे भी आप अपनी डेयरी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो योगर्ट आपको पता है कि उसके अंदर बायोएक्टिव कंपोनेंट्स हैं, आपकी जो बैक्टीरियाज हैं उनको किल करने में वो बहुत ज़्यादा मदद करे जो देगा। तो ये वो सारी चीज़ें जो आपके जर्म्स और उन सारी रेगुलेट करने
के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, और आपकी जो मेमोरी है उसके लिए भी ये बहुत अच्छी जो है ना, वो अक्सर औरतों को शिकायत होती है कि हमारी प्रेगनेंसी के बाद तो हमारी मेमोरी लॉस होना शुरू हो गई या हमें ये मसले शुरू हो गए। तो ये सारी वो चीज़ें जो आपकी इन्हिसार करती हैं कि आप अपनी डाइट किस तरह से प्रॉपर ले रहे हो। तो जो 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसमें हर प्रेगनेंसी के जो ट्राइमेस्टर होता है उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आपकी हो रही होती है। एग्जैक्टली, हाँ, डिफरेंट सप्लीमेंट, डिफरेंट आपने चीज़ें खानी होती हैं डाइट के उसके हिसाब से, और वो आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट ही, एक डॉक्टर ही अच्छा बता सकते हैं कि आपने कौन कौन सी ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। अच्छा डॉक्टर ज़मीना, जिस तरह मैं बात करी थी डॉक्टर शर्मीन से कि बहुत सी ख़वातीन जो दूध पिला रही होती हैं वो बच्चा इन्फेक्ट हो जाता है, उससे गला ख़राब हो जाता है, खांसी होना शुरू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, इसकी क्या वजह है? उनकी डाइट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ये? मैं इसी में एक बात ऐड करना चाह रही थी कि ये हमारी डेली रूटीन की प्रैक्टिस है कि पेशेंट्स आती हैं, वो कहती हैं जी डिलीवरी के बाद सब कहते हैं आप पानी ना ज़्यादा पिएं। हाँ। आप पानी पिएंगे तो पेट बाहर निकल आएगा, फूल जाएगा, पेट फूल जाएगा और वो अंदर नहीं जाएगा। दिस इज़ द वेरी बिग मिथ। इसको मैं हमेशा डिस्करेज करती हूँ, बिकॉज जब पेशेंट वाटर इनटेक कम कर देती हैं तो जो उनके ऊपर जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो तो आते हैं, जो मेन बेबी का भी फीड रिड्यूस हो जाता है जो आप बेबी को फीड करा रहे हैं। दूसरा, यूरिन में इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन होना शुरू हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है। उधर से बेबी फीड कर रहा है, उधर से आपने वाटर इनटेक कम कर दिया है, तो पेशेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बर्निंग मिक्सचरेशन के यूरिन जलन के साथ आ रहा है, हमें यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, तो वो आपने बिल्कुल नहीं करना। पानी आप खुल के पिए, और आप मतलब पानी से तो कोई, हाँ बिल्कुल 8 ग्लास तो बिल्कुल 8 ग्लास ऑफ वाटर तो मिनिमम आपके, हाँ बिल्कुल, ये तो लेना चाहिए। लेकिन ये जो मिथ है, बहुत सी मिथ्स ही हैं, ये मिथ्स ही हमारे यहाँ पे प्रिवेल कर रही होती है कि नहीं पीना, ये हाँ बिल्कुल ऐसे, बिकॉज़ जो ब्रेस्ट मिल्क है वो 80% वाटर जो वो कंटेन करता है। एग्जैक्टली। मजीद भी इस तरह की बात करनी है हमने, जितनी भी हमारी सोसाइटी में मिथ जो है वो प्रिवेल कर रही होती हैं, उनको आज तोड़ने का वक्त आ चुका है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जनाब ब्रेस्ट फीडिंग का वीक ये चल रहा है और माँ का जो दूध है वो बच्चे के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होता है और इसके फ़ायदे माँ को भी क्या क्या हो सकते हैं, इस हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। माँ की डाइट के हवाले से हम बात करें कि किस तरह उसे अपनी सेहत के साथ साथ अपने खाने का भी ख्याल रखना चाहिए। तो डॉक्टर समीना से जिस तरह मैं बात करी थी कि बहुत से इन्फेक्शंस भी बच्चों को हो जाते हैं, एक तो वो आपने बताना है, दूसरा ये कि बहुत सी मदर जो है ना वो ये भी शिकायत करती हैं कि गिल्टियाँ बनना ब्रेस्ट में शुरू हो जाती हैं, तो उसकी क्या वजह है? इसमें जो मदर्स को गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, जो मदर्स बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव फीड नहीं करा रही होती हैं। सपोज़ अगर कोई वर्किंग लेती हैं, हाँ जी, और वो मॉर्निंग में गई और उसके बाद दोपहर में घर आ रही हैं या शाम में घर आ रही हैं, तो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो अंदर जमा होता रहता है, वो खुद तो पेन का शिकार होती हैं, साथ उसके अंदर गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो मैं हमेशा उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप जब वर्किंग पे भी जाएँ तो आप वहाँ पे भी एक ब्रेस्ट पंप मिलते हैं, वो मैनुअल ब्रेस्ट पंप भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पंप भी आजकल तो मिलते हैं, हर तरह के हैं। तो आप हर 2 घंटे के बाद अपनी ब्रेस्ट को ड्रेन करें, उसमें से फीड को निकाल लें और उसको बॉटल में स्टोर कर लें, और वो बॉटल जो है वो आप अपने ऑफिस में या कहीं पे भी फ्रिज में रखें और घर आके आप उसको बेबी को वार्म करके दे दें। अच्छा, वो कितनी देर तक स्टोर हो सकता है? वो 1 आवर तक आप आराम से उसको फ्रीज़र में रखें, घर आके आप उसको गर्म करके दे दें। इवन 24 आवर्स भी अगर उसकी टेम्परेचर मेंटेनेंस हो रही है तो बहुत अच्छे से वो रह जाता है, वो ख़राब नहीं होता। ठीक है, आप उसको, लेकिन ये नहीं कि आप गर्म करें और फिर उसके बाद उसको फिर ठंडा करें, फिर बाहर रखें, ऐसे नहीं करना। आपने उसको प्रॉपरली फिर स्टोर करना है और फिर आप बेबी को वही घर जाके आप बजाय इसके फार्मूला मिल्क दें, आप वो फीड जो आपने स्टोर किया हुआ है वो आप बेबी को फीड करा दें। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर सपोज़ गिल्टियाँ बनी गई हैं, आपने नहीं ये किया या नहीं किसी वजह से आप कर सके, तो फिर आप पहले ब्रेस्ट को गरम तौलिए से या गरम टॉवल जैसे कहते हैं ना, उससे आप उसकी थोड़ी टकोर करें और उसके बाद ब्रेस्ट पंप से उसको ड्रेन करें, ताकि आप भी कंफर्टेबल हो जाएं और बेबी को भी फीड करने में इजी हो जाए जब भी आप क्योंकि ये चीज़ों की वजह से फिर अवॉइड करती हैं मदर्स भी कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी, बिकॉज बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर होता है ये। बिल्कुल, वो पेनफुल इसीलिए हो जाता है, जब मिल्क इकट्ठा होता रहेगा, आप बेबी को फीड नहीं कराएंगे तो वो आपके लिए टेंडर हो जाएगा, बुखार हो जाता है माओं को उसके बाद। तो इसलिए आपने उसको इस तरह इकट्ठे नहीं होने देना। फिर ये प्रोसेस चलना है, बुखार होना शुरू हो गया तो फिर उसके अंदर पस पड़नी शुरू हो जाएगी, फिर ब्रेस्ट एप्सिस, और फिर वो एप्सिस ड्रेन करने पड़ जाते हैं और फिर ब्रेस्ट को रेस्ट देना पड़ जाता है और फिर अल्टीमेटली फिर
ब्रेस्ट फीड मदर स्टॉप कर देती हैं कि जी ये तो बड़ा मुश्किल है। तो अगर आप इसको प्रॉपरली मैनेज करके चलेंगे अपने, तो वो इंशाल्लाह ताला कभी कोई इशू नहीं होता पेशेंट्स को। ठीक है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर शर्मीन, बहुत से ख़वातीन बिल्कुल ही चीज़ें अवॉइड करना शुरू कर देती हैं। मेन कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी न्यूट्रिशन, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम लोग नहीं खा सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं लेने, या कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा नहीं पीनी। ज़्यादातर लड़कियां कहती हैं कि हमने अब कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी कि बच्चे को हम दूध पिला रहे हैं। तो कौन कौन सी चीज़ों को नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक उन्होंने अवॉइड करना है? नंबर फर्स्ट पे देखा जाए तो कैफ़ीन है, अल्कोहल है, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आप बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर दें। अगर आप कैफ़ीन और अगर आप टी की भी बात करेंगे, चाय वगैरह, चाय भी रिस्ट्रिक्ट कर दें? नहीं, रिस्ट्रिक्ट नहीं करें, आप उसको लिमिट कर दें। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आदी हैं इस चीज़ की, तो ऑब्वियसली कैफ़ीन अगर आप ले रही हैं या चाय वगैरह जो भी आप ले रही हैं, तो उससे आपकी स्लीपिंग पैटर्न में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा और बेबी के भी स्लीपिंग पैटर्न में बहुत ज़्यादा मसला आ सकता है। इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि मेमोरी लॉस जो है वो होना शुरू हो जाती है। कैफ़ीन को अगर हम लिमिट करेंगे तो आपकी जो ब्रेन हेल्थ है, आपकी जो नर्वस सिस्टम है, वो जो है वो काफ़ी हद तक फंक्शनल उसके अच्छे प्रॉपर हो सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आती है वो हम लोगों ने सी फूड देखना होता है कि सी फूड अगर तो सर्दियों का मौसम है और आप ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं तो ठीक है, आप उसको कंटिन्यू कर सकती हैं, लेकिन उसको एक्सेस नहीं आपने करना। ऐसे फूड ग्रुप्स आपने लेने हैं या ऐसे आपने लिमिट करके अपनी डाइट को लेनी है, पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। कि अगर आप देख रहे हैं कि अगर सी फूड भी आप ले रही हैं तो उसके अंदर कैंड सी फूड आपने नहीं लेना, जो कैन हुआ आपको मिलता है आपने वो कंटेन नहीं करना। क्योंकि अगर हम एक फ़िश की मिकदार को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसके अंदर मरकरी की जो है वो ज़्यादा उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो मरकरी आपकी बॉडी के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है। आपकी वो बाकी जो मेंटेनेंस है ब्लड में जो है वो आपको मसला करेगा और आपकी क्लॉटिंग वगैरह में भी जो है वो मसला कर सकता है। बिसाइड दिस एट द एंड अगर हम देखें तो हम लोग को लेने चाहिए वो लेंटिल्स हैं, रेड बीन्स हैं, आपके खून बनाने में भी बहुत ज़्यादा मदद देता है। और साथ साथ देखा जाए तो हम लोगों ने सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर हम एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन हैं वो अगर हम ले रहे हैं या अगर पैरासीटामोल्स भी हम लोग ले रहे हैं तो इन चीज़ों से हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। उसकी ये मेन वजह होती है कि अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक्स या वो ले रहे हो तो उसका बॉडी के ऊपर रिएक्शन जो है ना वो पड़ता है। अब अक्सर माएँ कहती हैं हमें हेडेक बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है, हमारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, तो वो पैरासीटामोल ले लेंगी या कोई भी मेडिसिन वगैरह ले लेंगी। तो उसके लिए आपने ये करना होता है कि अगर आपको ब्रेन में थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है तो आप जो है वो लेवेंडर ऑयल से उसकी मसाज कर लें। ठीक है, वो भी एक आपको नेचुरली जो है वो आपको प्लांट बेस्ड जो है वो ऑयल आपको मिल जाता है, तो वो भी आपके लिए जो है ना वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग अगर देखें तो हम इनको अवॉइड करके जो है वो सेहतमंद रह सकते हैं। अच्छा, दूसरा मतलब हमारे घरों में तो ये चीज़ होती है कि जब बेबी डिलीवर होता है तो उसके बाद हमारे घरों में पंजीरी बनाई जाती है, देसी घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो मतलब देसी ग़िज़ाएँ हैं वो ख़ास तौर पर खिलाई जाती है मदर को कि उसकी भी सेहत बने और बच्चे की भी सेहत बने। तो पंजीरी खाना और ये सारी चीज़ें खाना ये बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं हमारे लिए? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पंजीरी और ये सारी चीज़ें हमें इसको बहुत देर पहले स्टार्ट करवा देना चाहिए। अगर एक जो फीमेल बॉडी है वो अगर कंसीव करना चाह रही है तो उसको अपने टीन एज से लाके उसको अपनी ये डाइट के अंदर इन चीज़ों को ऐड करना चाहिए। अगर आप एकदम उनको कहेंगे पंजीरी खा लें, अब अक्सर लोग होते हैं जिनको फूड एलर्जी होती है, आप कह लें कि पीनट से एलर्जी हो जाती है, आलमंड से उनको एलर्जी हो जाती है, तो वो उनके लिए मुश्किल होता है। तो अगर आपको एलर्जीज वगैरह नहीं है, क्योंकि एलर्जी का सबसे मेन जो आप देखेंगे पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि ये जेनेटिकली फिर आगे जाती है। अगर मदर को इस चीज़ की एलर्जी है तो फिर ये आगे जो बाय बर्थ जो आपको बच्चे में भी होंगी, उसमें भी हो जाती है। तो जिस तरह आपने पंजीरी की बात की और इन सारी चीज़ों की, तो इसमें बजाय आप दूसरा ट्रांस फैट लें। आप इसके अंदर क्या करेंगे, ऑलिव ऑयल का जो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले लें, पम्पकिन सीड इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं जो आपको हेल्दीली जो है ना वो वेट गेन करा सके। अब होता ये कि अक्सर माएँ क्या करती हैं कि हमने ना वेट लूज़ करना है, अब हम लोगों ने प्रेगनेंसी में तो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया तो अब इसको एकदम ख़त्म होना चाहिए। तो अगर आप कंसीव कर रहे हैं तो उससे पहले 6 मंथ आपने अपना वेट लूज नहीं करना। अच्छा, और ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपने नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हम लोग वेट अपना जो है वो लूज वो हम नहीं करना। वो इसलिए नहीं करना क्योंकि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप उसको पूरी नहीं दे रहे होते हैं। तो आपने बिफोर 6 मंथ और फिर आफ्टर 2 ईयर्स आप कह लें या तकरीबन 1 ईयर आप कह लें कि आपने जो है ना वो नहीं देनी अपने आप को, और वेट लूज की तरफ आपने नहीं जाना।
लेकिन 1 साल के बाद जो आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो 1 ईयर का आपका जो पीरियड चल रहा है, इसके अंदर आपने अपना वेट गेन नहीं करना। अब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आप अवॉइड कर लें, जो बैलेंस डाइट जो है ना वो आपने लेना है, प्रोटीन रिच डाइट, प्रोटीन रिच। अच्छा डॉक्टर समीना, ये चीज़ जो पंजीरी वाली बात है, मेरे ख्याल से जितने भी देसी घर है ना उन घरों में बनती है ये, तो आप क्या कहेंगे कि ये चीज़ें खानी चाहिए, मदर के लिए कितनी बेनिफिशियल हो सकती हैं? नहीं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं इनकी बात में ऐड करना चाहूँगी कि देसी घी और ये जो ऑयल, ये जो बहुत ज़्यादा इनटेक शुरू कर देते हैं, ये सही नहीं है। आप एक बैलेंस तरीके से थोड़ा बहुत जैसे आपने लेना है डाइट में वो आप लें। आप नट्स भी खाएं, वो हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी रिकमेंड करते हैं, जैसे डॉक्टर साहिबा ने बात की। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जब आप बहुत ज़्यादा ऑयल लेते हैं, बहुत ज़्यादा देसी घी खाने शुरू कर देते हैं, जो उस टाइम पे आप अपने ऊपर एक फ़ैट चढ़ा लेते हैं, फिर उसको उतारना बड़ा मुश्किल है। और बहुत सारी ख़वातीन फिर इतनी हैवी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक तक लेती हैं, फिर उसके बाद छोड़ देती हैं कि जी ये तो खाया ही नहीं जा रहा, और वो सारा ज़ाया हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा 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 डेली लें, लेकिन उसमें क्वांटिटी आप एक्सेसिव मत करें, और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, बेबी भी अच्छा रहेगा। और अगर आप हर चीज़ खा रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि पूरा सिर्फ पंजीरी के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाए, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें। तो सब चीज़ लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट इज़, वही आपकी बात के बैलेंस डाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बैलेंस डाइट के साथ साथ आपने पोर्शन कंट्रोल भी करना है ना। ये नहीं है कि जिस तरह पहले कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान 2 बंदों का खाना है आपने, ठीक है 2 बंदों का खाना है, एक अपने लिए और एक बच्चे के लिए खाना है, लेकिन अब ये नहीं है कि बाद में भी आपने 2 बंदों का खाना है। बेबी ने ज़्यादा से ज़्यादा 3 kg, 3.5 kg, मैक्सिमम 4 kg तक बेबीज़ के वेट होते हैं। बाकी तो जितना वेट है वो माँ का वेट है। तो आपने अपने वज़न को, जो हम प्रेगनेंसी में रिकमेंड करते हैं 10 to 12 kg वेट गेन होना चाहिए। ये नहीं कि आप 20 kg, 30 kg, और दिस इज़ नॉट अ डिजीज़, ये एक बीमारी नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर एक ब्लेसिंग है, एक बेबी डेवलप हो रहा है। तो उसमें आप अपनी डाइट को इस तरह से रखें, अपने वेट को इस तरह से बैलेंस रखें, हेल्दी एक्टिविटीज़ रखें, आप डेली वॉक भी करें। बिल्कुल बेड रिडन भी होने की ज़रूरत नहीं है कि जी मैं प्रेग्नेंट होगी, मैंने तो उठना नहीं है, मैं तो हिल नहीं सकती। तो दिस इज़ नॉट अ डिजीज़ अनटिल अनलेस कि किसी को कोई साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम, कोई क्रॉनिक डिजीज ना हो। अच्छा दूसरा, मदर्स का ये बड़ा कंसर्न होता है कि बच्चा दूध इतना ज़्यादा नहीं पीता तो शायद उसकी टमे फुल नहीं होती है, तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बता दें हमें। हाँ, एक जब जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी रोता है तो माँ को लगता है कि वो भूखा हो गया, सबसे पहले उसको फीड कराना शुरू कर देते हैं। उसमें ये होता है बेबी वॉमिट कर देते हैं, फिर वो नोज से भी फीड आ रहा होता है, मुंह से भी फीड आ रहा है, तो डॉक्टर साहब ये तो दूध ही नहीं हजम कर रहा। जब आप उनसे पूछते हैं कि आप कितनी कितनी देर के बाद फीड करा रहे हैं, तो वो जी ये हर घंटे बाद रोने लग जाता है, तो मैं इसलिए फीड करा लेती हूँ उसको हर घंटे के बाद। आपने अपने 2 आवर्स का इंटरवल रखना है। बेबी को प्रॉपर्ली फीड करें। बेबी लास्ट टाइम जब यूरिन पास कर रहा होता है तब भी रो रहा होता है, जब उसे कॉलिक हो रहा है तो वो उस वजह से भी रो रहा है, हो सकता है वो किसी और वजह से भी रो रहा हो, किसी ने उसकी नींद डिस्टर्ब कर दिया, उस वजह से भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि वो भूखा है तो वो रो रहा है। तो रोने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जब वो रोए तो आप उसको फ़ौरन से फीड कराएं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप फीड कराएं, चाहे आप रात को फीड करा रही हैं, एक तो कोशिश करें कि बैठ के फीड कराएं, बेबी को कोशिश करें लेट के फीड ना कराएं, और बर्पिंग ज़रूर कराएं, जिसे हम कहते हैं ना बच्चे को डकार दिलाना, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज जो मदर्स फीड करा के बच्चे को ऐसे सीधा लटा देते हैं, और ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि सर बनाना बच्चे का डिलीवरी के बाद, सर ऐसे रखना है, अब वो फीड कराया आपने, सर सीधा रख दिया और उसको हज़म नहीं कराया दूध, तो बच्चे मिल्क एस्पिरेट कर जाते हैं। जैसे उसने मिल्क एस्पिरेट किया तो एस्फिक्सिया हो जाता है, बच्चों की डेथ्स हो जाती हैं। बहुत सारे बच्चे इस तरह से भी रिपोर्ट होते हैं कि वो माँ कहती है मैंने बच्चे को फीड करा के सुलाया था और मैंने 3 घंटे बाद उठ के देखा तो बच्चा हरकत नहीं कर रहा था। तो ये इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं ये बहुत सोसाइटी में कॉमन है, और इन पे बात इतनी ज़्यादा नहीं होती, डिस्कस नहीं होता। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को, अगर मदर थकी हुई है तो फादर बेबी के वो थोड़ा हेल्प आउट करें, या कोई घर के बड़े उसको हेल्प आउट करें। तो बेबी को बर्पिंग कराना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा दूसरा, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा इसमें एक तो सोसाइटी का भी रोल आता है, डॉक्टर्स का भी रोल आता है कि हम लोगों ने कितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी है, ख़ासतौर पर जो मदर्स, न्यू बॉर्न मदर्स होती हैं बेबीज़ के साथ जो आती हैं हॉस्पिटल्स में, कैंपेनिंग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? कंपेनिंग करना इस वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हमारे मुल्क में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ हमारे मुल्क का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है
दैट इज़ वेरी वेरी हाई। ओके। अगर हम इंटरनेशनल डाटा की बात करें हमारे मुल्क में, यानी आप सोचें कि 55 डेथ्स हो रही हैं बेबीज़ की इन अमंग द 1000 बेबीज़ डेट आर डिलीवर्ड। लाइव बर्थ्स में से 1000 में से 55 डेथ्स हो रही हैं। और अगर आप यही जापान में जाएं या अमेरिका में जाएं तो वहाँ 2.53 बेबीज़ की रेशो है पर 1000 लाइव बर्थ्स। और उसमें मेन रीज़न जो है वो या तो बॉटल फीडिंग है या आपका मदर फीड ना कराना बच्चे को। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो बच्चे विद इन अ मंथ और विद इन अ 2 मंथ्स जो हैं ये बेबीज़ एक्सपायर हो रहे हैं। तो कंपेन करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको मास लेवल पे भी, जैसे आज आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त एक शो अरेंज किया, इसी तरह हर चैनल को भी करना चाहिए। न्यूज़पेपर्स में जैसे अब ये वीक है, किसी न्यूज़पेपर में मुझे नहीं नज़र आया कि 1 से 7 अगस्त इज़ अ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट कैंसर पे डेफिनेटली अब बात होती है, हमें पोस्टर्स नज़र आते हैं, सब कुछ आता है, ब्रेस्ट फीडिंग पे बात नहीं होती। इवन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द मदर हर हॉस्पिटल में स्टाफ होनी चाहिए। हमारे हॉस्पिटल में तो है स्टाफ जो आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी जो है मदर को गाइड करती हैं जाके कि नेक्स्ट डे आपने कैसे उसको फीड कराना है, कैसे। तो हर हॉस्पिटल, हर फैसिलिटी, चाहे वो पेरिफ्री में LHVs डिलीवरी कर रही हैं या नर्सेज वहाँ पे हमारे पेशेंट्स को केयर दे रही हैं, सबको पेशेंट्स को गाइड करना चाहिए कि आप एक्सक्लूसिव मदर फीड कराएं। बिकॉज अगर गाइड 18 साल में अगर एक लड़की की शादी हो जाती है या 20 साल में हो जाती है, 22 ईयर्स में, दे आर सो यंग, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि बच्चे को हमने हैंडल कैसे करना है। तो ये हमारे डॉक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरह अवेयरनेस फैलानी है, उस जो लड़की आई हुई है उसको किस तरह बताना है कि वो क्या करे। दूसरा जो हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग ख़वातीन जो हमारी होती हैं, उनका भी ये लाजमी काम होता है कि वो भी बताएं, गाइड करें कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। और दूसरा जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से मदर को ये फ़ायदा होता है कि वो ब्रेस्ट कैंसर से और ओवेरियन कैंसर से भी बच सकती है। बिल्कुल, ब्रेस्ट कैंसर इतना ज़्यादा कॉमन फैलता जा रहा है। ठीक है, शायद फैलता जा रहा है या कहना चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस हो गई है ब्रेस्ट कैंसर, तो वो डायग्नोसिस उसका बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो जो माएँ ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस भी कम है और ओवेरियन कैंसर, अंडेदानी के कैंसर का इंसिडेंस भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जो कि नहीं करा। मतलब ये फ़ायदा ही है इसका कोई नुकसान नहीं है आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की हम लोगों को ज़रूरत है। डॉक्टर समीना खुर्शीद हमारे साथ मौजूद थी और डॉक्टर शर्मीन यासीन हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शर्मीना आपका भी, डॉक्टर समीना आपका भी बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर और इस चीज़ के ऊपर बात करके कि जनाब जिस चीज़ को हम लोग शायद टैबू समझते हैं कि शायद इस पर बात नहीं की जानी चाहिए, लेकिन इन चीज़ों पर, इन टॉपिक्स पर बात करना बेहद ज़रूरी है अगर हमने एक अच्छे मुआशरे को तश्कील देना है। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं एक्सरसाइज के हवाले से, क्योंकि एक्सरसाइज जनाब मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ एक बेहतरीन आप समझ लें कि ढाल है और मुख्तलिफ बीमारियों से दूर भी हमें करती है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर अगर हो गया, शुगर हो गया, दिल की अगर सेहत को आपने बरकरार रखना है तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो जनाब आप फिट भी रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। और आजकल अगर जो नौजवान नस्ल के हवाले से बात कर लें तो उन्हें तो मैं यही कहूँगी कि जो अपना फ़ोन है ना उससे दूर रह के थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्वमेंट शो करें। तो ये जो एक्सरसाइज है कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में हाफिज़ खालिद मलिक साहब मौजूद है जो कि फिटनेस एक्सपर्ट हैं। खालिद साहब आपको वेलकम कहती जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हाफिज़ आप सबसे पहले तो जिससे मैंने बात की कि बहुत सी बीमारियों की जो उसको दूर भगाती है वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना, दिल की सेहत को किस तरह बरकरार रखा जा सकता है, तो उसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये डिसाइड कर लें क्या हमने सारी ज़िंदगी मेडिसिन खानी है ब्लड प्रेशर, शुगर, तमाम बीमारियों के लिए, या अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके हमने हेल्दी और फिट रहना है। पहले तो ये डिसाइड कर लें। एक्सरसाइज से अच्छी दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं है, ना आज तक बनी है। जहाँ तक बात है कि दिल के अमराज से बचा कैसे जा सकता है, तो वो डेफिनेट आप एक अच्छी डाइट से बच सकते हैं, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल से बच सकते हैं, आप अपनी एक्सरसाइज से बच सकते हैं। दिल के अमराज के जो डॉक्टर हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो सारे के सारे वो मुत्तफिक हैं इस बात पे कि जो दिल के पेशेंट हैं उनको वॉक करनी चाहिए। वॉक उनके लिए मस्ट है। वॉक जो है आपकी नेचुरली बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। वॉक के बेशुमार फ़वाइद हैं, जैसे कि स्ट्रेस रिलीज़ होता है। अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो वॉक बेस्ट है। अगर आप कार्डिक पेशेंट हैं
तो सबसे पहले आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं प्रिस्क्राइब जब आपको करते हैं तो उसमें सबसे पहले वो लिखते हैं 30 मिनट वॉक। अच्छा, वॉक में ये है कि ब्रिस्क वॉक, अच्छा, एक वॉक होती है जो चहलकदमी हम करते हैं, लाइक जैसे बिल्ली चल रही है, हम वैसे चल रहे होते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमने वॉक कर हमने लिया वॉक कर ली। वो कोई वॉक नहीं है। वॉक के लिए ज़रूरी है कि ब्रिस्क वॉक, ब्रिस्क वॉक होती है थोड़ी फास्ट वॉक, ठीक है। आप 2 मिनट ब्रिस्क वॉक करें, 2 मिनट स्लो करें, 2 मिनट ब्रिस्क वॉक, फिर 2 मिनट स्लो, उससे आपका हार्ट रेट जो है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है। कार्डिक पेशेंट जो है उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अपना हार्ट रेट बहुत ऊपर ना जाने दें, ठीक है। देखिए 140 के बाद जाके आपका जो हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, 140 से जब ऊपर जाता है तो उस वक्त आपकी फैट रिड्यूस होनी शुरू होती है। लेकिन उनके लिए ये वाली वॉक नहीं है। उनके लिए सिंपल वॉक है, ब्रिस्क वॉक करें, उनका हार्ट रेट जो है 50, 60, 70 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जहाँ तक बात है इससे बचा कैसे जा सकता है, डेली जिम जाने से आपके जो लंग्स हैं, आपके जो जितनी भी आर्टरी है, आप खाते हैं जो भी थोड़ा बहुत उस पर बदएहतियाती भी सम टाइम पे हो जाती है हमसे, तो वो भी कवर हो जाती है जब आप डेली जिम जाते हैं तो, ठीक। जिम जाने में ये है कि आप जो एक्सरसाइज करते हैं, पुशअप्स करते हैं, पुलअप्स करते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना। अच्छा, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग जो है वो हार्ट पेशेंट के लिए नहीं है। इवन WHO ने रिकमेंडेड है ये कि अगर आप खुदा न खास्ता हार्ट की किसी भी प्रॉब्लम में, डिजीज़ में मुब्तला हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने हैवी वेट को लिफ्ट नहीं करना, आप लाइट वेट के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये नहीं है कि अब आपने टिश्यू पेपर भी नहीं उठाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें ये कि लाइट वेट ट्रेनिंग आप करें और अच्छी डाइट खाएं, मॉर्निंग वॉक रखें अपनी, और इंशाल्लाह ताला उससे आप बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं। देखिए ब्लड प्रेशर जो है ना, ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपका लाइफस्टाइल है। अच्छा, ब्लड प्रेशर कभी भी ख़त्म नहीं होता, ऐसे हम ही है, इसको मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि शुगर को कर सकते हैं। बहुत से ऐसे शुगर पेशेंट्स मैंने देखे हैं जिनकी पहले शुगर जो थी वो कंट्रोल नहीं हो रही थी, वो बेशक जितनी मर्जी डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर लेते थे, जैसे ही उन्होंने एक्सरसाइज करना शुरू की है उनकी जो शुगर है वो कंट्रोल होना शुरू हो गई है। तो ये बड़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। देखिए शुगर भी 2 तरह की होती है, एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो आपका लबलबा जो है वो समझ लें बिल्कुल डैमेज हो चुका होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, तो उसके लिए तो आप समझ लें कि डेड एंड तक, आखिरी सांस तक आपको मेडिसिन भी खानी है और उसने रिवर्स भी नहीं होना, उसने ठीक भी नहीं होना। अच्छा, उसके लिए बस ये है कि अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें तो आप आखिरी सांस तक ज़रा अच्छा ले सकते हैं, लेकिन वो वापस नहीं होगी। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें ये होता है कि आपका जो लबलबा है वो वर्क कर रहा होता है, लेकिन उतनी अच्छी स्पीड से वर्क नहीं करता, यानी वो डैमेज नहीं होता। आप उसको थोड़ी मेडिसिन के साथ, थोड़ा लाइफस्टाइल के साथ, थोड़ी अपनी डाइट के साथ आप उसको रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये रिवर्सेबल है, रिवर्स हो सकती है, लेकिन इसके लिए कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियां लड़के हैं जो डायबिटिक पेशेंट हैं टाइप 2 के, जिनको डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, वो सिर्फ जिम आकर अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर उन्होंने अपनी शुगर को रिवर्स किया है, शुगर को बिल्कुल ठीक हो गया। क्या वो भी हैवी ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं? अच्छा, वो कर सकते हैं हैवी ट्रेनिंग। अच्छा। डिपेंड करता है, अगर बॉडी में किसी किस्म की कोई इंजरी नहीं है तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो कर सकते हैं, लेकिन जो हार्ट पेशेंट है वो लोग नहीं ज़्यादा हार्ट कर सकते। पेशेंट बहुत लाइट ट्रेनिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, लेकिन हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग नहीं कर सकते वो, क्योंकि उनका देखिए हार्ट जो है उनका ज़्यादा पंप होगा। जब हार्ट ज़्यादा पंप होगा तो प्रेशर ज़्यादा आएगा, उसको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हार्ट को आप जितना हो सके उतना रिलैक्स रखें ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी अगर हेल्थ अच्छी है ना तो तभी आप ज़िंदगी के जो हसीन नज़ारे हैं वो ले सकते हैं और आप खुश रह सकते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज करना, अपनी डाइट का ख़ास तौर पर ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। मेरे ख्याल से थोड़े से वक्त में हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली हैं। हाफिज़ खालिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और हमें टिप्स दे के जा रहे हैं कि किस तरह आपने अपनी दिल की सेहत का ख्याल रखना है और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम
बैक टू जागो लाहौर जनाब। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर के मसाइल जो है उनको हल करने की कोशिश करते हैं। और जनाब लाहौर में मौजूद एक ऐसे मसले पर बात करेंगे और जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से बच्चों का जो मुस्तकबिल है ना वो ख़तरे में पड़ता जा रहा है। बेशुमार माशरती अलमिए जन्म लेते हैं हमारे यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ईज़िली हमारे यहाँ पर चीज़ें हल हो जाती हैं, लेकिन हमने ना बतौर मुआशरा तालीम को अपनी तरजीहात में शामिल ही नहीं किया है। और लाहौर की बिलखसूस बात कर ली जाए, पंजाब की मार्केट्स में किताबों की कमी का सामना है। 20 अगस्त तक तमाम स्कूल जो हैं वो खुल जाएंगे और अगर किताबें ही नहीं दस्तयाब होंगी तो तालिब इल्म जो हैं वो क्या ही करेंगे, स्टूडेंट्स क्या ही करेंगे। जहाँ बच्चों का मुस्तकबिल बनाया जाना था, ना उन इदारों का सोचा जाता और ना ही बच्चों की तालीम के मसाइल को बुरुए कार लाया जाता और ना सूबे को देखा गया है और ना ही 1,25,00,000 की इस आबादी के शहर पर तवज्जो दी गई है। पंजाब हुकूमत फंड्स जारी नहीं करती है, हुकूमत के पास पैसे नहीं है। दरअसल स्कूल और जो तालीमी इदारे हैं ना हमारी हुकूमत की तरजीहात में शामिल ही नहीं है और हर हुकूमत ने सेहत और तालीम की बेहतरी के लिए दावे किए हैं, मगर कुछ भी बेहतरी नहीं आ सकी है। सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब आए रोज़ तब्दील हो जाते हैं, ज़िला इंतज़ामिया को ख़बर नहीं होती है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स की नज़रों से मामलात उजल रहते हैं, किताबें मार्केट में मैसर नहीं आती हैं। इसकी क्या वजह है, इस पर आज हम बात करेंगे और के तमाम तर प्रॉब्लम से किस तरह जो है छुटकारा हासिल किया जा सकता है। कागज़ का क्या मामला है, क्या रेट चल रहे हैं और क्यों नहीं जनाब किताबें इस वक्त मार्केट में मौजूद, जबकि स्कूल्स जो हैं वो कॉलेजेस जो हैं वो खुलने वाले हैं। तो इस पर बात करने के लिए खालिद परवेज़ साहब हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि हैं सदर अंजुमन ताजरान उर्दू बाज़ार के और सदर हैं अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान के भी। खालिद साहब आपको खुश आमदीद कहती है जागो लाहौर में, कैसे आप? जी अल्लाह का करम पड़ा। खालिद साहब ये किताबों का तो बहुत बड़ा मसला है कि मार्केट में मौजूद ही नहीं है, बच्चों के स्कूल्स कॉलेजेस खुलने वाले हैं, क्या वजह है कि किताबें ही नहीं है, किताबें ही गायब हैं मार्केट से? असल में वजह इसकी मेन यही है कि हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है, अच्छा, कोई सिस्टम नहीं है जिसके तहत हम कह सकें कि जी ये ठीक है। बिल्कुल अभी हुकूमत ये सोच रही है कि इसको हम तब्दील कैसे करें, किताबों को कि तालीमी पॉलिसी को। जो किताबें हैं हाँ। वो चाह रहे हैं कि हम मल्टीनेशनल कंपनियों की जो किताबें हैं मसलन ऑक्सफोर्ड वगैरह अच्छा। दूसरी चीज़ें उस लेवल की ए लेवल ओ लेवल की किताबें लाकर वो नाफिज करें उस पर। देखिए एक दम से नहीं होता है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप होता है जी। तो ये चाहते फौरी लाएँ तो ये नामुमकिन है। अगर सेक्रेटरी एजुकेशन हायर जो हैं वो उनसे मेरी बात हुई, अच्छा। वो ये कह रहे थे कि जी हम लाएंगे, हम इतने वक्त में ले आएंगे, लेकिन कोई बज़ाहिर नहीं उनकी मीटिंगें, अभी मीटिंगें जा रही हैं उनकी। मतलब ये सेक्रेटरी एजुकेशन की ख्वाहिश है कि इंटरनेशनली जो उनकी भी ख्वाहिश है, ऑक्सफोर्ड किताबें हैं वो लेकर आई जाए। चीफ सेक्रेटरी साहब की भी ख्वाहिश है और हमारे एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं उनकी भी ख्वाहिश होगी। अच्छा। उसके बगैर तो कोई चीज़ मुमकिन ही नहीं है। हाँ जी। तो इस तरह उन्होंने ये सोचा हुआ है कि उस लेवल की ए लेवल ओ लेवल की किताबें हमारे अपने बच्चों को दें, हम तालीम का मेयार बेहतर हो, ये उनकी अपनी एक सोच है। ठीक है, लेकिन हालांकि ऐसे हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। कैसे मुमकिन नहीं? अगर उन्होंने सपोज कर उन्होंने सोच लिया है, कोई पॉलिसी तो उन्होंने बनाई होगी। अभी इसका लिए सिलेबस करिकुलम बनाना पड़ेगा, अच्छा, उसको लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद फैसला होगा कि ये कैसे बेहतर होगा, उसको बेहतरी की तरफ हर चीज़ को देखना होगा। आज जो वो पढ़ाया जा रहा है ओ लेवल ए लेवल में वो मल्टीनेशनल है। एग्जैक्टली। ये कह रहे हैं कि हम उनसे लेकर हाँ। और ये किताबें शाया कर लेंगे। अच्छा। अब देखना ये है कि वो राइट्स देते हैं इन्हें, जो गैर मुल्की देते हैं इनको राइट्स। अगर राइट्स देंगे तो किन शराइत पर देंगे, किस सिलसिले में देंगे वो, क्योंकि उनका एक अपना है मेयार, अपना वो चलता है, उसमें इम्पोर्टेड कागज लगाया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी क्वालिटी आप वो किताबें देखिए और आप अपनी किताबें देखिए, आपको पता चलेगा जमीन आसमान का फर्क है। 4,000 से लेके 8,000 रुपए तक फी किताब एक किताब की है, ऐसे ही है। आप उसको कैसे राइज कर सकते? अब जो आपने राइज कर रखा है
उसकी कीमत 120 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, इससे ज्यादा नहीं है। आप कहाँ तक ले जाएंगे? आपके पास पैसा तो है कोई नहीं, आपके पास फंड कोई नहीं है, आपने अरबों रुपया लोगों का देना प्रिंटिंग का इदारा जो हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक बोर्ड है जो ये किताबें शाया करता जी है, जी। उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं की पिछले 8 माह से अब तक। अच्छा। ये जो प्रिंटिंग के मुतालिक जो हमारी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की टेक्सटाइल के बाद दूसरी बड़ी इंडस्ट्री जो आप आज तबाह बर्बाद है, उसकी मेन वजह कि उनके पास जो असासा था वो तो गवर्नमेंट के पास पड़ा है। गवर्नमेंट उनको देगी, उनकी मेहनत के पैसे उनको देगी, तो क्यों फिर नहीं ये आगे चलेगा। तो क्यों नहीं मिल रहे हैं? मतलब फंड्स की कमी है, फंड- पैसे नहीं है, या फंड पैसे की आते हैं और कमी लगा है। कहीं और दिए जाते हैं? क्या वजह है? इसके फंड की भी कमी है। मेरी वज़ीर आला से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी कहा था कि आप एजुकेशन मिनिस्टर से मिल लें, आप अच्छा। सेक्रेटरी एजुकेशन से मिल लें ताकि इस मसले को हल किया जाए। तो बेसिकली तो हुकूमत ने देना पैसा, हाँ जी, ट्रू। आज अगर पैसा नहीं होगा तो ये सनत तो बर्बाद होगी, लेकिन बच्चों का तालीमी साल भी खतरे में पड़ गया। उसकी मेन वजह तो यही है कि फंड नहीं है हमारे पास। ये सिर्फ पंजाब की हद तक ये सूरत हाल, या खैबर पख्तूनख्वा की हद तक ये जहाँ निगरान हुकूमतें हैं, यहाँ पर ये मसाइल इस वक्त जो दरपेश है। दरपेश है, बहुत बड़ा मसाइल, और इसके बगैर मुमकिन नहीं है। वो सनत साथ देगी, प्रिंटिंग की सनत साथ देगी तो ये मुल्क का निज़ाम चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर और वो साथ नहीं देगी तो ये कहाँ से प्रिंट करवा दें? फिलहाल हमें ये बात करने की ज़रूरत है कि बच्चों का नुकसान, बच्चों का मुस्तकबिल इस वक्त दाव पे लगा हुआ है कि उन्हें अगर किताबें ही नहीं मिलेंगी तो वो स्कूल जाके क्या ही पढ़ेंगे। पहले भी हमने देखा कि कितने उनके जो दिन थे कोरोना के दिनों में कितना उनका नुकसान हुआ, उसके बाद भी वो रेगुलर नहीं हो पाए, और अब अगर किताबें ही नहीं होंगी तो फिर क्या ही होगा उनके पास। ये जो एक जेवर कहा जाता है कि तालीम आपका एक जेवर है, तो उसे कैसे आरास्ता हो? ये तो एक छोटा बहरान है, आने वाला बहरान बहुत बड़ा होगा जिसमें पूरे पाकिस्तान की जो ट्रेड है ना, हाँ। ये प्रिंटिंग के मुतालिक ये काम करने को तैयार नहीं। अगर पैसा नहीं है आपके पास, आपको 20 अरब रुपया चाहिए, आपके पास 4 अरब रुपया है, इस तरह आप किस तरह पूरा करेंगे इसको? नहीं कर सकते। इसके लिए ये तरजीहात पर होना चाहिए ना, एजुकेशन। एग्जैक्टली इस पे आती हूँ खालिद साहब आपके पास कि तरजीहात में क्यों शामिल नहीं है जो तालीम है हमारी, क्योंकि बातें तो हर हुकूमत की तरफ से की जाती हैं कि हम आके हमारी अव्वलीन तरजीह होगी कि हम तालीम को बेहतर करें, हम सेहत को बेहतर करें, सेहत की जो हमारी फील्ड है उसको बेहतर करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसकी क्या वजह है? कौन कौन सी जो किताबें हैं वो उनकी शॉर्टेज है, मार्केट से नहीं मिल रही हैं, और मार्केट की क्या सूरत हाल है? आतिफ परवेज़ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। आतिफ, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। आतिफ, बताइएगा कौन कौन सी किताबें जो हैं वो मार्केट से गायब हैं? जी शुक्रिया। जो अगर किताबों की शॉर्टेज की बात की जाए तो 7वीं से 8वीं जमात का जो यकसा निसाब का जो दूसरा फेज था उसकी शॉर्टेज है। मुख्तलिफ क्लासेस की मुख्तलिफ किताबें जो हैं वो सब मार्केट में मौजूद नहीं, और सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी नहीं मिली। और अगर बात की जाए 10वीं जमात की तो वहाँ पर कंप्यूटर साइंस और साइंस की जो किताबें हैं उनकी शॉर्टेज है। और ये मसला जो है वो तब शुरू हुआ जब यकसा निसाब को नाफिज किया गया। जो पहले किताबें छापी जाती थी उसके लिए जो मुख्तस बजट था वो कुछ 4 अरब के करीब था, टेक्स्ट बुक बोर्ड को दिया जाता था हर साल महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से। लेकिन जैसे ही यकसा निसाब का पहला फेज आया तो उसमें किताबों का साइज जो है वो बढ़ा दिया गया, और जो कलर स्कीम जो है वो किताबों में लगा दी गई, जिसके बाद जो निसाब पर फंड खर्च होते थे उनका उसमें इजाफा हो गया। और अगर दूसरे फेज की बात की जाए तो जो किताबें पहले 3-4 अरब में तैयार होती थी अब वो 14 अरब रुपए तक पहुंच रही हैं, लेकिन महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो फंड्स हैं उसमें इजाफा नहीं किया गया। तो ये मसला वहीं से शुरू हुआ है जहाँ से जो किताबों की जो स्ट्रक्चर है उसमें तब्दील किया गया, यानी किताब का साइज बढ़ा दिया गया, कलर स्कीम लाए गए, तो उससे जो लागत है वो बढ़ गई। लेकिन महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से
फंड जो है वो नहीं बढ़ाए गए। तो इस साल जब किताबों की तैयारी का काम शुरू हुआ तो ये तखमीना जो है वो 14 अरब तक पहुंच गया, लेकिन महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो सालाना बजट है वो किताबों के लिए उसमें जो है सिर्फ 4 अरब या 4 से 5 अरब रखे गए थे। तो जब किताबों की प्रिंटिंग शुरू हो गई और टेक्स्ट बुक बोर्ड ने तकाजा किया कि जो फंड्स हैं वो ज्यादा चाहिए, तो महकमा स्कूल एजुकेशन के पास फंड मौजूद नहीं थे। तो इस पर जो है वायला शुरू हुआ। तो फिर स्कूलों के फंड जो हैं, जो नॉन सैलरी बजट है वो उठाकर जो है टेक्स्ट बुक बोर्ड को दिया गया ताकि आप जो है वो पैसे पूरे करें। लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो जितनी लागत थी वो फिर भी पूरी नहीं हुई। तो 14 अरब रुपए जो है वो खर्च हुए, लेकिन टेक्स्ट बुक बोर्ड को अभी तक कोई 8 अरब के करीब मिले हैं। तो 7 से 8 अरब अभी भी जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन ने टेक्स्ट बुक बोर्ड का देना है और टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पब्लिशर्स के पैसे देने हैं। तो जब तक उनको बाकी पेमेंट नहीं होगी तब तक उनका क्या कहना है कि वो पब्लिश नहीं करेंगे, किताबों को नहीं बनाएंगे? जी, किताबें तो टेक्स्ट बुक बोर्ड की रिक्वेस्ट पर पब्लिशर्स ने छाप कर दे दी, लेकिन किताबें जो है वो कम तैयार की गई हैं गुज़िश्ता सालों के निस्बत। गुज़िश्ता सालों में ये होता था कि यकसा निसाब जो है वो पहली दफा आया, तो जो किताबें जो पुराने निसाब के तहत तैयार होती थी वो जो है अगले साल में भी इस्तेमाल हो जाती थी। लेकिन इस साल जो है सारी किताबें ही नहीं आई हैं 6वीं से 8वीं की, तो वो तलबा को अभी तक पूरी मुकम्मल नहीं मिल सकी। तो ये छुट्टियों का अरसा भी गुजरने को है और ये कुछ 4 माह का अरसा ज्यादा हो गया है कि तलबा को अभी तक किताबें जो है वो फराहम नहीं की गई। तो मुकम्मल किताबें जो है फराहम ना होने की वजह से जो है वो तलबा का तालीमी खर्च भी हो रहा है। लेकिन इस हवाले से जब महकमा स्कूल एजुकेशन से पूछा जाए तो वो पिछली हुकूमत यानी कि मुराद राज को इसका जिम्मेदार करार देते हैं कि जो यकसा निसाब की तैयारी की गई उसमें किताबों की जो साइज जो है बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, ना ही उसमें कलर स्कीम जो है उससे बच्चों को कोई फायदा हो रहा है, ना बच्चों को कोई फायदा हुआ और जो बजट है वो भी जो सोच रखा था उससे ज्यादा बढ़ गया। तो अब महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि हम इतना बड़ा बजट 7 से 8 अरब रुपया वो कहाँ से लाएं, क्योंकि जो पहले से साल शुरू होता है माली साल तो उसको सारा प्लान कर लिया जाता है। तो ये 7 से 8 अरब रुपया जो है वो अभी तक टेक्स्ट बुक बोर्ड को नहीं दिया गया। उसके साथ साथ पिछले जो वाजिबात हैं वो भी कोई इतने ही 7-8 अरब रुपए के हैं। तो ये कुछ 14 से 16 अरब रुपया जो है महकमा स्कूल एजुकेशन ने टेक्स्ट बुक बोर्ड का देना है और टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पब्लिशर्स का देना है। तो ये मसाइल जो हैं वो चल रहे हैं और जैसे कि खालिद परवेज कह रहे थे कि अगर इस साल जो वाजिबात की अदायगी नहीं की जाती तो अगले साल किताबों की तैयारी कैसे होगी, क्योंकि टेक्स्ट बुक बोर्ड की रिक्वेस्ट पर पब्लिशर्स ने तो किताबें तैयार कर दी थी, लेकिन अब अगर अगले साल जब वो किताबों की तैयारी का काम शुरू होगा तो टेक्स्ट बुक बोर्ड से पब्लिशर्स ने तकाजा करना है कि वाजिबात अदा किए जाएं और पब्लिशर्स के पास भी जो पैसा था वो लगा चुके हैं। तो महकमा स्कूल एजुकेशन और टेक्स्ट बुक बोर्ड के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है उसकी वजह से अब बच्चे जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा आतिफ, खालिद परवेज साहब ये भी बता रहे थे कि कागज़ का भी मामला है, इस हवाले से भी बताइएगा कि कागज़ का भी एक मसला सुनने में आता है कि कीमतें पहले कुछ और थी फिर वो बढ़ती ही जा रही हैं, उसकी वजह से भी जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आज ये अगर ये टैक्स बोर्ड के ऊपर इल्जाम लगता है कि जब किताबों की तैयारी होनी होती है तो उस वक्त जो है मार्केट में रेट बढ़ा दिए जाते हैं। वो जो पेपर तैयार करने वाली मिल्स हैं जब उनकी तरफ से पेपर कीमतें बढ़ाते हैं तो उसका नतीजा अल्टीमेटली किताबों की तैयारी पर भी पड़ता है। अच्छा, तो गुज़िश्ता कुछ सालों से हमने ये भी देखा है कि रेट जो है वो कागज का स्टेबल भी नहीं हो रहा। जो कभी जो 100 रुपए होता था वो अब 150 से ऊपर जा चुका है, जिसकी वजह से किताबों की लागत जो है वो भी बढ़ी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आतिफ परवेज साहब हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं और हमें बता रहे थे कि क्या क्या मसाइल हैं और कौन कौन सी किताबें जो मार्केट में मौजूद नहीं है। अच्छा खालिद साहब, कागज़ के हवाले से कागज़ का क्या मसला रहता है? थोड़ी सी पहले वजाहत कर दूं मैं जरूर कि इन्होंने बताया कि ये वजह हुई किताबों के साइज की कोई ऐसी बात नहीं, अच्छा, किताबों के मेयार की कोई ऐसी बात नहीं, कलर किताबें बच्चे शौक से पढ़ते हैं, जी जी, इंटरनेशनल साइज होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, ये खुशाइन बात है।
एक मैार दुनिया के मुकाबले में आया है उसका। ये तो चीज़ें अपनी जगह पर है। कीमत क्यों बढ़ी, पैसा क्यों बढ़ा, उसमें इजाफा देखे ना। अब एक क्लास का बच्चा है, पहली से लेके 8वीं तक, उसको बल्कि FSC तक जी जी उसको एक किताब लगती है इस्लामियात, हाँ जी ज़रूरी है, जी। बड़ी अच्छी बात है। दूसरी किताब लगी है अरबी की, हाँ जी वो भी लगी है, पुराना चलता आ रहा है, किसी ज़माने से हाँ वो जी। राइज है, वो चल रही है। अब उन्होंने निकाल दिया तर्जुमानुल कुरान, अच्छा अब वो हर एक के लिए लाजमी कर दिए। अच्छा, सिलेबस का इतना ओंडा मजाक कौम के साथ किया जाए कि वहाँ वो 5 सब्जेक्ट तो उससे पढ़े नहीं जा रहे और ये 3 इजाफा कर दिया गया है। तो हम मुसलमान हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है जी। इस्लामियात आपने राज की, हर बच्चे के लिए लाजमी करार दी, वो ठीक है। अब तर्जुमानुल कुरान बीच में वो ये पढ़ेगा, ये यहाँ हम मुसलमान हैं, सब बच्चे पढ़ते हैं, घर से कुरान पाक पढ़ के निकलते हैं, उनको सपारा ठीक है वो दे रहे थे, उसकी कीमत 4 आने 6 आने, ये चाहे हुकूमत फ्री दे रही है और सेल भी कर रही है, और इसकी प्राइस जो है 3 गुना छोड़ के अब 300 गुना बढ़ गई है। अच्छा तो ये असरात उसके पड़े हैं ज़्यादा ठीक है। इसमें, और दूसरी वजह नहीं तो कोई कागज नहीं का है। कोई मामला नहीं है। ये कागज़ का ये बहरान है कि जब हम लोग टेंडर करते हैं, जब तैयारी होती है, उस वक्त फर्ज करे कागज़ का रेट है 240 रुपये। अच्छा उसी रात मिल मालकान हमारे जो है, उनको पता लग गया ना कि ये हमारा ही कागज़ लगना है, कोई और नहीं लगना, हाँ। वो मोनोपली है ना फिर, तो वो फिर रात को ही उसके रेट बढ़ाना इजाफा शुरू कर कर देते देते हैं। हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक बैलेंस पॉलिसी नहीं है ना इस हवाले से कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है इस सतह पर, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी किस्म का कुछ नहीं है। तो क्या कहेंगे ये अपनी जो हर मर्जी जो के हो रेट रहा बढ़ा है, रहे ये हैं। तमाम तो जो मामला हो रहा है, इसकी जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है इसकी जिम्मेदार? इसकी सारी जिम्मेदारी तो मैं हुकूमत पर ही डालूंगा, और फिर दूसरी जिम्मेदारी ये हमारे जो बनते हैं बड़े मुहिब वतन पाकिस्तानी, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। ये सारी चीज़ों के जिम्मेदार वो हैं। अच्छा। मिल मालकान अच्छा। जिन्होंने मुंह मांगे दामों पर ले आते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। एक चीज़ अब यही कागज़ मैं 120 रुपये था, अच्छा आज वो आप चले जाएं वो 250-260 रुपये में मिल रहा है। कितने गुना इजाफा हुआ उसमें। और ये गरीब कौम है, गरीब कौम के बच्चे हैं, हमें जो पैसा मिलता है ये और अभी कर्जे कह के रहे तौर हैं पर कि मिलता है, कर्जे और के। अभी ये कहा जा रहा है कि बाहर के स्टैंडर्ड के जो है ना वो किताबें लेकर आनी है। अभी बाहर के स्टैंडर्ड की तो बहुत दूर की बात है, ख्वाब ख्याली तो है, ख्वाब अच्छा। तो इंसान हर किस्म का देख सकता है। सर उसका कागज देखें, कितना खूबसूरत कागज होता है जो बाहर की किताबें हैं। इम्पोर्टेंट कागज है। हाँ जी। अगर उसको लगाते हैं तो हमारे पास तो 120 रुपए वाली के देने के पैसे नहीं है, और वो जो किताब 6000 रुपए की, 4000 रुपए की, वो कहाँ से इस करेंगे? कौम का हाँ बच्चा जी। कैसे हाँ। खरीदेगा? वालिदैन उनकी अफोर्ड ही नहीं कर एक पाएंगे। आदमी है, उसकी एवरेज तनख्वाह जो है 30,000 रुपया, 35,000 रुपया, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा या खाना वो खाएगा? तो एक कोर्स ही नहीं पूरा कर सकते बच्चों नहीं, का। नामुमकिन है। बिल्कुल। वही जो 25 रुपए की कापी थी, आज उसकी ठीक है। कीमत 100 रुपया है। और ये यही- कैसा लूट मार का बाजार गर्म हुआ। अच्छा। ये इसके पीछे जो हाथ है, हमारे जो माफिया है, इंडस्ट्री माफिया, अच्छा ये सारा उनका बिल्कुल ऐसे ही जनाब। चेक एंड बैलेंस का जो अमल है उसको तेज़ करने की ज़रूरत है। इंतज़ामिया के हवाले से भी यही कहेंगे कि आप भी थोड़ा सा गौर व फिक्र करें इसके ऊपर, और जो तालीम है उसको बेहतर करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। हमारे साथ खालिद परवेज़ एक मैं बताता चलूँ एक बात वक्त की कि मैं शॉर्टेज- प्रिंटिंग की तरफ से ये मैं कह रहा हूँ जी जी कि जल्दी जल्दी किसी सर। सूरत में नामुमकिन है किताबें अगले साल नहीं छापेंगे अच्छा। जब तक ये अदायगी नहीं होगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका कि आप यहाँ पर आए, और मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।